यस हेलो स्टूडेंट, जैसे अपन इससे पहली प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर अपन एक इफेक्टिव रेंज थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे थे और बाय दिस इफेक्टिव रेंज थ्योरी वी कैन फाइंड द रिलेशन फॉर फेज शिफ्टिंग डेल्टा के। के जो है फैक्टर है वो पहले से जो एक डेरिवेशन कराया था उसमें ऊपर से लेफ्ट रह गया था, ठीक है, स्लिप हो गया था, तो अपने पास यहाँ पर ऐड करना ही है, के है इसके अंदर, ठीक है। तो के को डेल्टा इज इक्वल टू 1/a प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अपने पास ये जो को डेल्टा है इससे क्या वैल्यू फाइंड करनी है अपन को? साइन डेल्टा की। क्यों? कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बाय द पार्शियल वेव एनालिसिस यूजिंग जो फॉर्मूला है अपने पास वो इस टाइप से आता है 12 + 1 अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। तो अपने पास यदि ऐसे स्कैटरिंग होता है, यहाँ पर जो एल्थ ऑर्डर है वो एल्थ ऑर्डर का है, एल्थ ऑर्डर स्कैटरिंग का है, तो अपने पास यहाँ एल बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करें साइन स्कैटरिंग के लिए, तो 1/के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा नोट। मतलब ये एस वेव स्कैटरिंग के लिए अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो इसका कंप्लीट करना है ना। तो अपने पास सिग्मा इज इक्वल टू 1/के स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल्टा नोट। तो अपन इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे भी नहीं, मैं किसी एल्थ ऑर्डर की स्कैटरिंग है, यहाँ से मैं इसे आउटपुट अपन क्या निकालना चाहते हैं, कोट डेल्टा इज इक्वल टू अपने पास हो गया 1/ka प्लस के आर नोट अपॉन 2। तो tan का फॉर्मूला क्या हो गया, tan डेल्टा इज इक्वल टू 1/ka प्लस के आर नोट बाई 2, ठीक है। लेकिन डेल्टा के लिए अपन ट्राइंगल ज्योमेट्री का तो यूज़ करें, वो इसका अपने पास ये है, ये डेल्टा यहाँ का जो अपने पास परपेंडिकुलर 1 इसका जो बेस है वो 1/k प्लस के आर नोट बाई 2। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये बेस ये एंगल हो गया, तो इसका हाइपोटेन्यूज बाय द पाइथागोरस थ्योरम 1 + 1/ke प्लस के आर नोट बाई 2 स्क्वायर। इससे अपन साइन डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 1 प्लस 1/ka प्लस आर नोट के बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ये तो ऐसे स्कैटरिंग के लिए नोट किया, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा इन दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा साइन स्क्वायर डेल्टा, तो समीशन 12 + 1 के स्क्वायर, साइन डेल्टा की वैल्यू 1/√1 प्लस 1/ka प्लस आर नोट के बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंप्लीट का साइन स्क्वायर है तो अपने पास होल स्क्वायर। तो अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा की वैल्यू अपन ने किस टर्म में रिप्रेजेंट कर ली, स्कैटरिंग लेंथ और इफेक्टिव रेंज आर नोट। स्कैटरिंग लेंथ ए है इसमें और इफेक्टिव रेंज आर नोट है, तो अपने पास सिग्मा इज इक्वल टू समीशन 12 + 1 के स्क्वायर 1/1 प्लस 1 पल्स 1/ka आर नोट के बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अपने पास ये जो सिग्मा की वैल्यू है वो स्कैटरिंग लेंथ ए
और इफेक्टिव रेंज आर नोट के टर्म में अपने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को एक्सप्रेस्ड कर दिया। ठीक है, तो अपन किसी भी सिस्टम के लिए स्कैटरिंग में अंदर दो पार्टिकल के बीच में स्कैटरिंग की स्टडी का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करके उसके बारे में जो इंटरेक्शंस स्टडी करते हैं अपन, ठीक है, स्पिन डिपेंडेंसी से हाइड्रोजन स्कैटरिंग के अंदर, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन स्कैटरिंग के अंदर इसका यूज करें तो क्या फॉर्मूला चेंज होगा, इसका एप्लीकेबल कर रहे हैं अपन, एप्लीकेशन कर रहे हैं इन हाइड्रोजन स्कैटरिंग। और हाइड्रोजन में दो टाइप की स्कैटरिंग होती है, ऑर्थो पैरा स्कैटरिंग, मतलब एंटी स्कैटरिंग के लिए कि न्यूट्रॉन को हाइड्रोजन के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है तो प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन करता है, बट हाइड्रोजन हैव द टू प्रोटॉन इन टू पॉसिबिलिटीज एज ए सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। इन द ट्रिपलेट स्टेट बोथ आर प्रोटॉन हैव द स्पिन पैरेलल, और इन द सिंगलेट स्टेट बोथ आर प्रोटॉन आर स्प्लिट इन एंटी पैरेलल। तो according to this spin orientation, the hydrogen scattering by bombarding of neutron beam is classified in two category, ठीक है, ऑर्थो स्कैटरिंग और पैरा स्कैटरिंग। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो इज द 3:1, मतलब 3/2/4। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कैसे नोट किया जाता है, 3/4 स्कैटरिंग ऑफ ट्रिपलेट स्टेट, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द ट्रिपलेट स्टेट, एंड 1/4 स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द सिंगलेट स्टेट। मतलब किसके लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन कर रहा हूं, फॉर हाइड्रोजन स्कैटर्ड और बाय स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बीम। न्यूट्रॉन को हाइड्रोजन के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर टू प्रोटॉन की दो स्टेट से इंटरेक्शन होता है, इसको ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन स्कैटरिंग कहते हैं। तो फॉर दिस स्कैटरिंग द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रिपलेट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, सिंगलेट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एज इन द रेशियो 3/4 ट्रिपलेट स्कैटरिंग, 1/4 पार्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सिंगलेट स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग ट्रिपलेट स्कैटरिंग के लिए इस फॉर्मूले को अपन, तो यहां ट्रिपलेट स्कैटरिंग के लिए ट्रिपलेट स्कैटरिंग लेंथ होगी तो इफेक्टिव रेंज भी उसकी अलग होगी। सिंगलेट स्कैटरिंग के लिए सिंगलेट स्कैटरिंग लेंथ डिफरेंट होगी, रेंज भी अपने पास के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है, वो इंटरेक्शन मतलब उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, जो स्पिनिंग ओरिएंटेशन से, क्योंकि अपन ये प्रूफ इस चीज का जो हाइड्रोजन स्कैटरिंग है, वो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज को प्रपोज करता है कि अपने पास जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो इंटरेक्शन है इस स्पिन डिपेंडेंट। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस कैसे करें हाइड्रोजन स्कैटरिंग के लिए, देखिए 3/4 यहां से करो, L बराबर 0 स्कैटरिंग के लिए मैं मान लेता हूं 4 द ऐसे स्कैटरिंग, तो L बराबर 0 1 हुआ, समीशन भी हट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/k²। ठीक है, 1 इसमें 1/1 प्लस 1/k AT, ये T के लिए ट्रिपलेट स्कैटरिंग लेंथ प्लस R0T K/2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, ट्रिपलेट स्कैटरिंग सिग्मा T की वैल्यू जहां सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/4 सिग्मा S K² A S प्लस RT अपॉन का इक्वल टू मतलब S, यहाँ पर रेफरेंस के लिए स्कैटरिंग लेंथ S के लिए अपने पास रिफ्रैक्टिव रेंज एंड स्कैटरिंग लेंथ, ये अपने पास और तो हाइड्रोजन स्कैटरिंग यूजिंग द इफेक्टिव रेंज थ्योरी से एक्सपेंशन आ गया, जिसमें यदि अपन इस सिग्मा का एनालिसिस कर सकते हैं इफ वैल्यूज ऑफ AT ES R0T R0S are given for the given energy E range by means calculate the value of K।
के इज द फंक्शन ऑफ द एनर्जी ई। ठीक है, तो अपने पास यहाँ इफेक्टिव रेंज थ्योरी में जो के की वैल्यू को अपन एज्यूम कहाँ किया था, E इज इक्वल टू एस कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन। यदि ये वैल्यूज ऑफ सेट फॉर दिस स्कैटरिंग गिवन, देन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड फॉर द हाइड्रोजन स्कैटर्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बीम। ठीक है, अपने पास इस इफेक्टिव रेंज थ्योरी का बेस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, या आर मस्ट इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। या पार्शियल एनालिसिस मेथड के अंदर कौन सी चीज डिसएडवांटेज थी तो इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेरा है कि अपन ने पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एनालिसिस किया और उसके जस्ट बाद में मैंने यहां पर किसकी स्टडी की, इफेक्टिव रेंज थ्योरी को एप्लीकल किया, अप्लाइड किया। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस था कि पार्शियल वेव एनालिसिस में पोटेंशियल इज एज्यूम्ड स्पेरिकल सिमेट्रिक बिकॉज दिस मैटर ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, बट इन द इफेक्टिव रेंज थ्योरी नॉट एज्यूम द एनी शेप ऑफ पोटेंशियल। अपने यहां कंसिडर ही नहीं किया पोटेंशियल की शेप को, तो फॉर ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल पोटेंशियल शेप के लिए इफेक्टिव रेंज थ्योरी एप्लीकेबल है। तो इसका रिजल्ट अपने पास पोटेंशियल इंडिपेंडेंट, तो अपने इसका इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए अपन दोनों मेथड्स के अंदर मेन इंपॉर्टेंस जो अपन डिफरेंस है वो पोटेंशियल शेप का है। इफेक्टिव रेंज थ्योरी में पोटेंशियल शेप इंडिपेंडेंट डेरिवेशन किया था अपन ने, इसमें एक्स्ट्रा पैरामीटर इफेक्टिव रेंज डिफाइंड किया है, जबकि उसमें केवल स्कैटरिंग लेंथ था। ठीक है, तो अपन यहां आगे नेक्स्ट में एनपीपीपी स्कैटरिंग के बारे में बात करें। अब तक अपने जो स्कैटरिंग एनालिसिस किया वो एनपी स्कैटरिंग की है। एनपी का मेन फॉर्म है न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। ठीक है, और ये एट लो एनर्जी की बाय मीन्स के टेंस टू 0 पॉइंट्स पर, जहां एल स्कैटरिंग है, एस वेव स्कैटरिंग है, उसका एनालिसिस किया आपने। और एनपी स्कैटरिंग इज ऑल्सो बी इंड्यूस एट द लो एनर्जी। देयर आर नो को पोटेंशियल बैरियर इंड्यूस या एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कोई कुलामिक पोटेंशियल बैरियर भी नहीं होता है, केवल इसमें तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन ही एग्जिस्ट होता है। जबकि नेक्स्ट जो अपन स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं और वो मस्ट इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू एनपी स्कैटरिंग, पीपी स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। हो सकता है अपन ने जो एनपी स्कैटरिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो हो सकता है प्रोटॉन के न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो अपन यहाँ सेकंड टाइप जो स्कैटरिंग है वो क्या पढ़ रहे हैं, पीपी स्कैटरिंग। ठीक है, इस पीपी स्कैटरिंग को एट लो एनर्जी इम्पॉसिबल है, इज इंड्यूस या ऑल्सो भी एग्जिस्ट एट हाई एनर्जी। यह हाई एनर्जी पर ही पॉसिबल है पीपी स्कैटरिंग। ठीक, तो दोनों स्कैटरिंग का एक कंपैरिजन बनाए टेबल। स्कैटरिंग का मतलब तो समझ गए होंगे कि पीपी स्कैटरिंग क्यों रिक्वायर्ड होगी, क्यों अपन को ये प्रूव करना है कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन इज चार्ज इंडिपेंडेंट। क्योंकि एनपी के अंदर तो अपने पास एक न्यूट्रल था, प्रोटॉन था, हो सकता है इसके इंटरेक्शन में चार्ज का कोई फेनोमेना नहीं था। लेकिन यहाँ पीपी के अंदर तो हो सकता है दोनों बोथ आर चार्जेस, सो कूलम्ब इंटरेक्शन ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट और होगा, लेकिन वो अपन प्रूव करेंगे इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए अपन पीपी स्कैटरिंग की डिमांड होगी। लेकिन पीपी स्कैटरिंग को लो एनर्जी पर इंड्यूस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलम्बिक बैरियर होता है। तो कूलम्ब जो इंटरेक्शन बैरियर है उसको आउट करने के बाद में न्यूक्लियर इंटरेक्शन पॉसिबल है। इसलिए हाई एनर्जी की बीम प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन से इंटरेक्ट करवाई जाएगी, जबकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल था, प्रोटॉन से कोई कूलम्बिक बैरियर नहीं था, इसलिए इजिली लो एनर्जी पर इंड्यूस हो रही थी। लेकिन पीपी स्कैटरिंग इज द मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट इजिली इन कंपैरिजन टू एनपी स्कैटरिंग। मैं यहां आगे बात कर रहा हूं।
कि चलो ये इसका इंपॉर्टेंस अपने कर ले कि रिक्वायर्ड क्यों पड़ी, लेकिन अब बात ये करनी है कि पीपी स्कैटरिंग और एनपी स्कैटरिंग में से इंपॉर्टेंट कौन सी है और इजी कौन सी है। इंड्यूस या इंस्ट्रक्शनल रिजल्ट डाटा किसका इजी फाइंड लिया जा सकता है। तो अपन एक टेबल कंपैरिजन के द्वारा मैं इसको एक्सप्लेन करूं पॉइंट टू पॉइंट। मैं एक साइड में लेता हूं एनपी स्कैटरिंग और इस साइड में ले लेता हूं पीपी स्कैटरिंग। ओके, देखिए पहला पॉइंट वाइज, जिस पॉइंट के ऊपर अपन आगे उसका भी नोट करेंगे। दोनों का पहले मैंने बेसिस इंपॉर्टेंस बता दिया, ठीक है। ये हाई एनर्जी लो एनर्जी पर भी, लेकिन अब पीपी को अपन लो एनर्जी पर एनालिसिस थोड़ा इजी होता है, इसलिए अपन लो एनर्जी पर इसको इंड्यूस कराते हैं। लेकिन थोड़ा सा टीपी कॉम्प्लिकेंसी आती है पोटेंशियल कूलम्ब बैरियर को ट्रांसमिट करने की। लेकिन इन दोनों में से इजी अपने एक्सपेरिमेंटली कौन सी है और क्यों? जो न्यूट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन इजली प्रोवाइड नहीं होते, मतलब इंड्यूशन नाम देते हैं, इंड्यूस्ड ऑफ न्यूट्रॉन बीम इज कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। न्यूट्रॉन ओनली एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, फ्री न्यूट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो अपन को न्यूट्रॉन के जो सोर्सेज होते हैं, कुछ न्यूक्लियस है जिन पे न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा न्यूट्रॉन इंड्यूस करते हैं, यूरेनियम फ्यूजन में होता है, तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होते। तो थोड़ा सा अपन को इंड्यूशन में कॉम्प्लिकेंसी होती है। बट हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऐसी होती है जिसमें 1 प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन बीम इजिली अवेलेबल। ठीक है, अरे थोड़ा इजिली अवेलेबल नहीं इंड्यूशन करवाया जाता है। तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा कि न्यूट्रॉन बीम सोर्स से इंड्यूस करा लाते हैं, मान लो लो एनर्जीज के थर्मल एनर्जी होती है, उनमें लो एनर्जी होती है, लेकिन अपन को एक्सपेरिमेंट में तो उनको एक्सीलरेटेड और लीनियर बीम रिक्वायर्ड होती है। तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन को क्या करना इम्पॉसिबल है, न्यूट्रॉन का लीनियर बीम या कोलिमेशन, कोलिमेटर्स को नोट करते हैं, कोलिमेशन, इनका कोलिमेशन या लीनियरली बीम बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इफेक्टेड नहीं होता। तो इनको इंड्यूस भी करा लें तो उसका एक लीनियरली कोलिमेशन बीम बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बट प्रोटॉन easily induced available and also easily linearly collimated by the field of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल बीम को इजिली लीनियर कोलिमेटेड कर सकते हैं। तो ये इजिली है इसमें इन कॉलिमेशन, मतलब कॉलिमेशन में आ गया और अवेलेबिलिटी में आ गया, दोनों में पीपी स्कैटरिंग इजी रहेगी अपने पास एक्सपेरिमेंटली सेटअप। फोर्थ, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड। जैसे अपने पास बोरॉन टाइप फ्लोराइड प्रोपोर्शनल काउंटर बनाया जाता है न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए। तो अदर अपन पास बात करें जीएम काउंटर है, प्रोपोर्शन काउंटर्स है, सिंटिलेशन काउंटर्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एक्सीलरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन बीम, क्योंकि चार्ज पार्टिकल नहीं है। अपने क्लाउड चेंबर्स है, ये सब किसी से डिटेक्शन करना भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले एक्सीलरेटेड करना ही इसका कॉम्प्लिकेशन है, जबकि न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल सो इजिली एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटर्स जो काम करते हैं, तो ये इजिली एक्सीलरेटेड किया जा सकता है इस बीम को, ताकि स्कैटरिंग में अपनी इजी होगी इन एक्सीलरेशन। 3 पॉइंट कर लिया अपने। चौथा डिडक्शन, ये थर्ड था,
डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करना। न्यूट्रॉन बीम को डिटेक्ट करने के लिए बोरॉन टाइप फ्लूइड प्रोपोर्शन से स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जबकि इनको अपन किसी जीएम काउंटर किसी भी इजीली मतलब ये इजीली डिटेक्ट, क्योंकि स्कैटरिंग होने के बाद में इसको डिटेक्ट भी करना होगा। डिटेक्शन डिटेक्ट इजी है। और एक होता है मोनो एनर्जेटिक बीम फॉर प्रोड्यूस मोनो एनर्जेटिक बीम। न्यूट्रॉन की मोनो एनर्जेटिक प्रोड्यूस करना कॉम्प्लिकेटेड चार्ज पार्टिकल, इसलिए अपन वहां तो फिल्टर के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल की तो मोनो एनर्जेटिक बीम फाइंड की जा सकती है, पर न्यूट्रॉन इज तो सो आल्सो इजी इन द पीपी स्कैटरिंग। एनर्जेटिक बीम प्रोड्यूस है, एनर्जेटिक बीम बनाना इजी है, और एनर्जी रेंज वेरी हाई एनर्जी की प्रोटॉन बीम भी इजीली प्रोड्यूस करा सकते हैं। न्यूट्रॉन को हाई एसिटेट करना भी थोड़ा इम्पॉसिबल है। जो अपने पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता है आर द आइडेंटिकल and distinguishable, so not follow the Fermi-Dirac statistics, but in the PP मतलब not follow the Fermi-Dirac statistics, कौन लिख दो not follow या OB Fermi statistics, but the PP इसमें अपन indistinguishable करके इसको अपन Fermi-Dirac स्टेटिस्टिक्स से एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब फॉलो या ओबी, दिस ओबी द फर्मी स्टैटिक्स। तो मतलब अपने पास इन वेरियस बेसिस प्रोसेस या स्टेप्स पीपी इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू एनपी इन प्रैक्टिकली मेजरमेंट। प्रैक्टिकली मेजरमेंट में प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन में एनपी स्कैटरिंग के कंपैरिजन में पीपी स्कैटरिंग मोर इंपॉर्टेंट है, बट ओनली वन डिसएडवांटेज कि इन दिस स्कैटरिंग इज एग्जिस्ट द कूलम्ब बैरियर, सो रिक्वायर्ड ए above to finite energy, not induced tends to E tends to zero energy, but the NP in this no Coulomb barrier exists, so is induced and observed at the low energy, ठीक है। but also extra advantage the PP scattering, by this scattering also defined the charge dependency in nuclear interaction। PP scattering के द्वारा अपन न्यूक्लियंस के बीच में दोनों के रिजल्ट है एनपी पीपी स्कैटरिंग के रिजल्ट लें, तो पीपी स्कैटरिंग के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन की चार्ज डिपेंडेंसी को अपन क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन पीपी स्कैटरिंग के लिए एनालिसिस स्टार्ट करें जो अपन एनपी स्कैटरिंग के लिए यूज किया था। अपन ने वही स्कैटरिंग एनालिसिस के लिए पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड अपन यूज करते हैं, तो अपन पीपी स्कैटरिंग के लिए भी पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड यूज करेंगे। बात कर रहा हूं मैं केवल पीपी स्कैटरिंग का जो बेसिस क्वेश्चन है वो फिर रिपीट करता हूं कि पीपी स्कैटरिंग क्या होती है, व्हाई दिस इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाट डिफरेंस बाय द एनपी स्कैटरिंग, किसे एनपी से क्या डिफरेंस है, एंड मोस्ट एडवांटेज ऑफ पीपी स्कैटरिंग इन कंपैरिजन टू एनपी इज ऑल टैबलेट बाय प्रीवियस टाइम। ठीक है, तो अपन अब मैं पीपी स्कैटरिंग का ही एनालिसिस करें जिसको अपन इजीली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं।
क्योंकि प्रोटॉन बीम इंड्यूस कर सकते हैं और प्रोटॉन स्कैटर्ड मीडियम भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, तो अपने पास जो स्कैटर्ड रीजन है, अब इसमें सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेंसी और एनालिटिकली इजी फॉर्म क्या है कि नैनपी स्कैटरिंग में क्या था, बोथ आर डिस्टिंग्विजिबल नॉट आइडेंटिकल, अलग अलग पार्टिकल थे। ठीक है, तो दोनों का डिटेक्शन की मेजरमेंट के बेसिस पर अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन आया है या प्रोटॉन स्कैटर्ड हुआ है। लेकिन एक इमेज करो कि पीपी में बम्बार्डिंग और स्कैटर्ड पार्टिकल बोथ आर आइडेंटिकल, indistinguishable. So in the output scattered, not identify कि the scattered target is deflect या incident bombarding particle is deflect. Both are possibility, both are target and bombarding particle is equal. दोनों की possibility same है scattered होने। तो अपन इस स्कैटरिंग को किस टाइप के दो केस में कन्वर्ट करते हैं कि मान लो एक प्रोटॉन P बीम, प्रोटॉन P1 और प्रोटॉन P2 को चैम्बर में डायरेक्शन से दोनों को एक दूसरे फ्रंटली बता रहा हूं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपन एंगल दिखाने के लिए इसको स्कैटर रीजन है जहां पर इंटरेक्ट कर रही है। मैंने चैम्बर सा बनाया, वो क्या बनाया जिसमें बोथ आर प्रोटॉन P1 और P2 क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ये नॉट आइडेंटिकल बट ओनली सिंबल इज गिवन द P1 P2 फॉर आवर कंसिडरेशन, अपने कंसिडर के लिए किया। तो मे फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज बाय इंटरेक्शन इज गो टू P बाय ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ P1 है तो ये P2 माने एंड P2 इज गो देयर इन दिस डायरेक्शन P2। ठीक, मतलब दिस स्कैटरिंग इज गेट एट, मान लो इसको आगे बढ़ाएं और इसको अपन पीछे डॉट करें, इज एंगल थीटा और दिस स्कैटरिंग इज इंड्यूस एट एंगल थीटा स्कैटरिंग एंगल। यहां अपने पास कोई डिटेक्टर लगा हुआ है जो प्रोटॉन डिटेक्टर है। ठीक है, तो इसी डिटेक्टर में मान लो यहां पर है तो अपन अब एक बार इमेज कर लिया कि enter in the detector particle P1 but may be same probability of inter particle P2 due to repulsion interaction। तो हो सकता है जैसे दूसरी कंडीशन में नोट करूं, यह एट एंगल थीटा पर इंड्यूस हुआ है। दूसरा मैं स्केच बना के बताता हूं, ये चैम्बर है, इसमें मान लो कि अपने पास एक पार्टिकल P1 आ गया, वो पार्टिकल हो सकता है इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, वही P1, वो पार्टिकल P2 जो अपना था वो हो सकता है रिपल्स होके अपने पास इधर ही वापस आ जाए। इन दोनों का यदि अपन एंगल निकालें, इंसिडेंट की दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालें तो देखो अपने पास इसकी इंसिडेंट डायरेक्शन ये है, एंगल को अपन पीछे नोट कर दें इसको लास्ट फाइनल किसी एक के रेस्पेक्ट में, और अपने पास इंसिडेंट की ये रेस्पेक्ट में है, तो ये जो एंगल है वो फाई माइनस थीटा होगा, थीटा ही नहीं पाई माइनस थीटा पर स्कैटरिंग हुई है। देन देयर आल्सो बी एट सेम पोजीशन डिटेक्टर, यहां भी डिटेक्टर सेम पोजीशन पर लगा हुआ है। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई कि इस पीपी स्कैटरिंग के अंदर जो डिटेक्टर लगा रखा है उस डिटेक्टर में इस सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकमिंग द बम्बार्डिंग पार्टिकल P1 या स्कैटर्ड पार्टिकल P2, मतलब हो सकता है P1 पार्टिकल भी डिटेक्ट हो जाए, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है उसमें P2 भी आ गया। तो मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ पीपी स्कैटरिंग एट एंगल थीटा एंड पाई माइनस थीटा इन ऑल ओवरेज। ओनली अपन न्यूट्रॉन में ऐसा नहीं था क्योंकि डिटेक्टर अपने आप बता देगा न्यूट्रॉन स्कैटर्ड होगा तो ही ऑब्जेक्ट करेगा, प्रोटॉन स्कैटर्ड होगा ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, और रिपल्सन फोर्स भी नहीं था वहां पर कि अपने पास वो स्कैटरिंग है और एंगल थीटा पर ही होगी। लेकिन यहाँ तो पाई थीटा पर और पाई माइनस थीटा पर पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है किसका, इन पीपी स्कैटरिंग में
वो दो टर्म्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ऑफ थीटा, मतलब एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑफ थीटा एंड फाई माइनस थीटा। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा एनालिसिस अपने एनपी स्कैटरिंग में नहीं किया। वहां डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे, वहां डिटेक्टर जो लगा हुआ था न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को ही डिटेक्ट कर रहा था, प्रोटॉन्स को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, वो दोनों का अलग होता है। लेकिन यहां तो अपन पीपी स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं और दोनों सेम पॉजिटिवली चार्ज है, तो रिपल्सन इंटरेक्शन भी हो सकता है और दोनों में कोई ओरिएंटल या ऑब्लिक इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो मान लो एट एंगल पर ऑब्लिक इंटरेक्शन है तो अपने डिटेक्टर में P1 डिटेक्ट होगा और रिपल्सन है तो P2 हो जाएगा। तो इसका मतलब both are have the same probability to enter in detector of P1 and P2, और दोनों प्रोटोनों की डिस्टिंग्विशेबल है तो अपने पास रिजल्ट तो दोनों का होगा। तो आउटपुट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इज द सम ऑफ both are possibilities at angular distribution theta and pi minus theta। ठीक है, देखिए पीपी स्कैटरिंग में मैं यहां जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है F is denoted by f theta and plus f phi minus theta. So scattered state function is denoted f theta plus f phi minus theta, मोड सेम प्रोबेबल, इसलिए कोई कोएफिशिएंट नहीं आया, e की पावर आईटा के आर अपॉन आर। स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन अपन को इनकोरेंट वेव स्कैटरिंग की बात करें तो स्पेरिकली सिमेट्रिक होगा, आइसोट्रोपिक कोरेंट है, इनकोरेंट आइसोट्रोपिकली होता है, कोरेंट होता है इनआइसोट्रोपिकली। वो तो किस पर डिपेंड करता है, वो पहले एनालिसिस करते हैं एप्लाइड एनर्जी। यदि एनर्जी लो एनर्जी है तो क्या होगी, स्कैटरिंग कोरेंट होगी, और यदि हाई एनर्जी होगी तो स्कैटरिंग क्या होगी, इनकोरेंट होगी। तो अपने पास यहां उस बेसिस पे स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड अपने पास ही आ गया। अपने दोनों के बीच में न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की न्यूक्लियर इंटरेक्शन के बेसिस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो अपन पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड से फाइंड कर चुके हैं। ठीक है ना। तो अपने पास देखिए एफ थीटा और एफ फाई माइनस थीटा, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू को अपन थीटा वेरिएशन से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं पहले फॉर द न्यूक्लियर इंटरेक्शन बात करें, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ठीक है, जिसके लिए अपन को पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के अकॉर्डिंग एफ थीटा इज द गिवन बाय, एफ थीटा की वैल्यू कैसे गिवन होती है, स्कैटरिंग लेंथ ए के, अपने स्कैटरिंग लेंथ ए के रूप में फाइंड होते हैं, यहाँ ए इज द स्कैटरिंग लेंथ। ठीक है, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा क्या आता है, समीशन 2l+1 अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो मतलब न्यूक्लियर इंटरेक्शन के लिए तो अपन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू स्कैटरिंग लेंथ में डिफाइन करके उसको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए फाइंड कर चुके हैं एनपी स्कैटरिंग में। तो अपन को न्यूट्रॉन इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन को दो टाइप के इंटरेक्शन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे, न्यूक्लियर इंटरेक्शन और कुलामिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन और कुलामिक इंटरेक्शन में अपन केवल कुलाम इंटरेक्शन के बारे में लिखेंगे। न्यूक्लियर इंटरेक्शन का डेरिवेशन यही होगा जो इसकी पॉसिबल कंडीशन पर होगा। हाँ, थीटा की वैल्यू, थीटा और पाई माइनस थीटा का क्या चेंज होगा, वो कुलामिक इंटरेक्शन में होगा, न्यूक्लियर इंटरेक्शन में तो नहीं है, क्योंकि वो एक बार ऑब्लिक हो रहा है, एक बार रिपल्स जा रहा है, तो कौन से इंटरेक्शन से जा रहा है, कुलामिक इंटरेक्शन से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ इस एम्पलीट्यूड को ही चाहिए, अपन दो टाइप में नोट कर देंगे कि जो स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है फॉर पीपी इज सम ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, स्पेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड, कुलाम इंटरेक्शन। मैं दो टाइप में पहले डिवाइड करता हूं।
तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन की एम्पलीट्यूड का एनालिसिस तो एज सिमिलरली इन एंटी स्कैटरिंग में जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का किया था वही सेम है, वो साइन डेल्टा नोट के फॉर्म में आता है, फेज शिफ्टिंग के टर्म में आ जाएगा। पर यहां पर जो कूलम्ब इंटरेक्शन है उसका अपन को अलग से वैल्यू करना है, लेकिन अपन ये जानते हैं कि डिफरेंशियल जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसमें एफ मतलब स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड का क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर आने का मतलब क्या होगा कि एफ एन का स्क्वायर होगा, मतलब न्यूक्लियर इंटरेक्शन के स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर, एफ स्क्वायर कूलम्ब इंटरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 एफ एन डॉट एफ एन सिमिलर मल्टीप्लेक्शन का। मतलब इसमें एक बार कई बार स्टार लगाया जाता है, मतलब स्टार लगाने का मतलब है ओनली रियल पार्ट, जैसे यहां नहीं लगाएं तो अपन को ये लिखना पड़ेगा इज द रियल पार्ट, क्यों एफ एन एफ सी मे बी कॉम्प्लेक्स। तो अपन यहां रियल पार्ट नहीं लगाए तो ये तो कभी रियल स्क्वायर आ रहा है, यहां पर स्क्वायर आ रहा है, यहां अपने एक स्टार को कर दो तो कभी इसका रियल वैल्यू आ जाएगी कॉन्जुगेटेड का। तो देखिए अपन इस फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर अपन ये चीज तो कूलम्बिक स्क्वायर एनालिसिस तो अपन छोड़ दे, कूलम्बिक इंटरेक्शन का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन इसको फिर ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट के लिए एक बार फिर डिवाइड, ये तो अपन मैंने बेसिक ऑन द बेसिस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर द पीपी स्कैटरिंग इज डिवाइड इन 2 टाइप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप इंटरेक्शन। यहां पर पीपी स्कैटरिंग के स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को 2 एम्पलीट्यूड्स के सम में रिप्रेजेंट किया है, जहां पर एक है कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियर इंटरेक्शन और दूसरा है कॉरस्पॉन्डिंग टू कूलम्ब इंटरेक्शन, ठीक है। तो वो तो मैंने इंटरेक्शन बेसिस 2 टाइप में डिवाइड किया, तो जहां न्यूक्लियर कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन को अपन डिफाइन कर चुके हैं उसी फॉर्म के अंदर जिसे एनपी स्कैटरिंग में किया था, कि बोथ आर द न्यूक्लियन एंड पीपी आल्सो द बोथ। इसमें एक्स्ट्रा क्या था, एक्स्ट्रा टर्म क्या थी, कूलम्ब इंटरेक्शन, और वो ऑल्सो एट द 2 पॉसिबिलिटी एट एंगल थीटा एंड पाई माइनस थीटा। तो अपने पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मान थीटा वो कूलम्बिक इंटरेक्शन से डिस्ट्रीब्यूट है, तो अपन यहां कूलम्बिक इंटरेक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले से इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, एफ थीटा का, चाहे अपन यहाँ ए स्कैटरिंग लेंथ के टर्म में नहीं हो तो अपन यहाँ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के टर्म में क्या लिखते हैं, साइन डेल्टा अपॉन के। वो तो स्कैटरिंग लेंथ की डेफिनेशन से वहां डिफाइन किया हुआ है, तो डेल्टा के टर्म में आ जाएगा ये। लेकिन कूलम्ब वाला कैसे निकालना, पहले इसको मैं 2 टाइप में और डिवाइड करूंगा, लेकिन पहले मैं कूलम्ब वाले का फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट बता देता हूं, जो अपन हाफ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट या अपन अल्फा स्कैटरिंग में, तो अपन बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स 3rd ईयर, उसमें फर्स्ट चैप्टर में रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ते हैं और वहां पर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू निकालते हैं। वो एनर्जी में वो एक फॉइल मानते हैं, उसकी विड्थ टी मानते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी हाफ mv² मानते हैं, ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया सिग्मा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में पर यूनिट सॉलिड एंगल में स्कैटर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं। तो कूलम्बिक वो वहां पर कौन सा इंटरेक्शन एज्यूम करके, कूलम्बिक इंटरेक्शन, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के बीच में कूलम्बिक इंटरेक्शन मान के करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं कहां से इंड्यूस कर रहा हूं, जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहां से आएगा, किसके लिए, कूलम्बिक इंटरेक्शन के लिए। तो अपन पीछे बैक में न्यूक्लियस में अल्फा स्कैटरिंग की बात कर रहा हूं, जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग कहलाती है। उस रदरफोर्ड स्कैटरिंग में अपन एक फॉइल मानते हैं, आपको याद है, ठीक है। यहां एक फॉइल्स रखी हुई है परपेंडिकुलर, यहां से एक अल्फा पार्टिकल बीम को क्या किया गया है, बम्बार्ड कर, उसका स्कैटरिंग एरिया सिग्मा बराबर π/a², नोट कर देते हैं। और उसमें जब ये पार्टिकल इस बीम में एट इंपैक्ट पैरामीटर बी पर, जो इंपैक्ट पैरामीटर बी पर, तो अपने पास यहां पर एक
3 डायमेंशनली कोई स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर एक यदि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा पर स्कैटर्ड पार्टिकलों की एक रिंग बन जाती है ऑफ ए फाइनाइट विड्थ, ठीक है, जिसका अपन एनालिटिकल फॉर्म डी थीटा मान के, डी ओम मान के, और पर यूनिट सॉलिड एंगल के अंदर नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट पार्टिकल निकालते हैं, जिसको डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और अपने यहां पर भी क्या निकालना चाहते हैं, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो निकालना चाहते हैं, तो वो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द कूलम्ब इंटरेक्शन का अलग और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन का अलग। तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन का डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो अपन पार्शियल एनालिसिस मेथड में डिफाइन कर चुके, वो सेम रखते हैं, केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन में मास में कोई डिफरेंस नहीं होता, चार्ज में होता है, तो चार्ज इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है, ठीक है। स्पिन की 2 पॉसिबिलिटी, तो यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी आएगी, वो अपन बाद में डिवाइड करेंगे। कि मैं यहां पर जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जो डिफाइन करते हैं वो इस फॉर्म में करते हैं। होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर कूलम्ब इंटरेक्शन यूजिंग द अल्फा स्कैटरिंग हाइपोथेसिस। यहां कोई एनर्जी के टर्म में और टी के टर्म में कोई कांस्टेंट आता है, जैसे नीचे हाफ एम यू स्क्वायर आता है, ऊपर एक एन स्क्वायर आता है, टी स्क्वायर आता है, और नीचे हाफ एम यू स्क्वायर आता है, 4 पाई के टर्म में भी आता है। कांस्टेंट का मैं एक डेफिनेट हिस्टोरिकल डाटा जिनका अपने पास स्क्वायर फॉर्म में आता है। यहाँ कांस्टेंट्स आते हैं एनर्जी फॉर्म में, फॉइल विड्थ के रूप में, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के विड्थ में, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, टी के भी प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन एक टर्म है वो थीटा डिपेंडेंट, ये आती है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन 4 साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये अपने पास एक अल्फा, जहाँ स्टैटिस्टिकल डाटा में कांस्टेंट्स है, वो आपको अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स की 3rd ईयर बुक में रदरफोर्ड स्कैटरिंग का डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए जो एक्सपेंशन है वो एनर्जी में भी लिख सकते हैं। आप जो एम यू स्क्वायर लिखा मैंने एनर्जी का पार्ट है, फॉइल विड्थ है, और कुछ समथिंग और कांस्टेंट्स है, न्यूमेरिकली कांस्टेंट्स होते हैं। इनके अलावा अपने पास जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन आता है 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2 आता है। क्लियर है? केवल कूलम्ब इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर इंटरेक्शन का पार्ट तो अलग से पहले ही डिपेंड हो चुका है, और वो किस हाइपोथेसिस से डायरेक्ट नहीं उठा रहा, मैं अल्फा स्कैटरिंग से उठा रहा हूं, ठीक है। ये समथिंग कांस्टेंट में कुछ मान लूंगा के, या के तो अपन ले रखा है सी, तो अपने पास आ गया सिग्मा डी ओ, ठीक है। और इसको अपन वैसे एफ थीटा सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और डेफिनेशन में आते हैं, तो इसके इक्वल सी कोई कांस्टेंट आ गया अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई एफ सी थीटा के स्क्वायर की वैल्यू आए। तो मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ सी थीटा मॉड की स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली एफ सी पाई माइनस थीटा की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे? कांस्टेंट तो सी रहेगा, ये तो अपन थीटा एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा वाला जो फैक्टर है कौन सा, साइंस और थीटा, ये थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखेंगे फॉर पाई माइनस थीटा बाई 2, जो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 साइन कोस में चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा बाई 2। ये लो एट कूलम्बिक इंटरेक्शन के लिए एट एंगल थीटा एंड पाई माइनस थीटा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर कूलम्बिक इंटरेक्शन आर द गिवन एज सच using the formula expansion in Rutherford scattering,
स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलो अपने ये अलग लिया कूलम्ब इंटरेक्शन की वैल्यू स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए साइन डेल्टा ये आ गई और ये भी आ गई, और दोनों का जो इंटरेक्शंस है वो अपने पास डेट फॉर्मूले में नोट कर ले, कूलम्ब इंटरेक्शन का और न्यूट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन दोनों का कमांड है, स्क्वायर करेंगे दो तीन पार्ट बन जाए, तीन डेरिवेशन पार्टों में अलग अलग वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो मतलब एक सिंपली जनरल फॉर्मूला अपन पास आ गया। अब उस जनरल फॉर्मूला मैं एक बार फिर आपको रिप्रेजेंट दिखा देता हूं कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है, फॉर पीपी स्कैटरिंग जो अपने पास एफ एन का स्क्वायर के ऊपर है प्लस एफ सी का स्क्वायर पर है 2 एफ एन स्टार एफ सी। एफ एन का स्क्वायर की वैल्यू वहां से वहां पर स्टार में भी वैल्यू निकाल एफ सी का स्क्वायर इजकल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा एफ ऑफ थीटा ऑफ सी एफ ऑफ फाई माइनस थीटा सी का होल स्क्वायर। इसमें ए बी सी का तीन टर्म से तीनों टर्म की वैल्यू रख लेंगे तो एफ सी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और एफ एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मानो कि एफ एन स्क्वायर थीटा पर है। इसमें अपने पास जो थीटा पाई की दो एंगुलर कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो अपने पास जब पीपी आइडियल स्कैटरिंग के लिए, जब पीपी कि किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए, अभी यहाँ स्पिन ओरिएंटेशन कंसिडर नहीं किया गया है, ये तो केवल मैंने दो टाइप की इंटरेक्शन को डिवाइड करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का डेरिवेशन तो सिंपली डाटा के अंदर अपने स्टैटस सब्स्टिट्यूट कर देता है। यहाँ तक कोई पर्टिकुलरली वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, लेकिन सिमिलरली एनपी सिस्टम and PP system are both are combination of the two types spin combination of nucleons। न्यूक्लियंस की दो स्पिन ओरिएंटेशन में कॉम्बिनेशन संभव कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट होते हैं। तो जिस प्रकार एनपी के अंदर दो पॉसिबिलिटी कौन सी मानते हैं अपन, पैरेलल और बोथ आर स्पिन हैव द पैरेलल बोथ आर द ऑपोजिट, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट मानते हैं। तो सिमिलरली एनपी स्कैटरिंग में बोथ आर इनडिस्टिंग्विशेबल हैव द आल्सो बी टू स्टेट स्पिन कॉम्बिनेशन। पहला है ऑर्थो पीपी स्कैटरिंग, ठीक है, इसमें क्या होगा बोथ आर प्रोटॉन हैव द सेम पैरेलल स्पिन ओरिएंटेशन, तो इसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अलग आएगा क्योंकि यहाँ पर अपने स्कैटरिंग जो अपन न्यूक्लियर इंटरेक्शन का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो अपने वहाँ पर कूलम्बिक इंटरेक्शन के बारे में तो फिर भी कूलम्बिक इंटरेक्शन तो इसकी स्पिन ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन न्यूक्लियर इंटरेक्शन स्पिन ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। तो उसका तो अपन एक दोनों पार्ट कर लिए, लेकिन न्यूक्लियर इंटरेक्शन को दो पार्ट किस बेस पर डिपेंड करेंगे, ऑर्थो पीपी स्कैटरिंग और पैरा पीपी स्कैटरिंग। सिंगलेट या ट्रिपलेट नाम देते हैं, ये ट्रिपलेट स्टेट होती है। फिर है पैरा पीपी स्कैटरिंग, ठीक है, बहुत आर स्पिन अप एंड डाउन, इसको सिंगलेट स्कैटरिंग, ठीक है। तो मतलब अपना स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कौन सा वाला, न्यूट्रॉन वाला, और उसको किस टाइम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी जस्ट प्रीवियस टॉपिक था अपने पास फॉर ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए, जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या डिफरेंशियल या अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किसमें निकाली थी, इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग लेंथ एंड इफेक्टिव रेंज। तो अपन पहले ट्रिपलेट स्टेट के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन इंटरेक्शन के वैल्यू निकालेंगे,
तब अपने पास इसमें ऐड करेंगे तो वो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आएगा फॉर द ऑर्थो पीपी स्कैटरिंग के लिए। फिर अपन पैरा स्कैटरिंग वाला स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का या अपने पास स्कैटर एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो अपन इस एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द ऑर्थो पीपी स्कैटरिंग आएगा, सॉरी पैरा पीपी स्कैटरिंग के लिए आएगा। फिर वापस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को फिर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहां स्पिन ओरिएंटेशन कंसीडर करने पर पहले तो अपन ने केवल क्या कंसीडर किया था, स्कैटरिंग ओरिएंटेशन, स्कैटर एट एंगल थीटा एंड फाई माइनस थीटा एट इज दिस इंटरेक्शन इन डिवाइडेड इन टू टाइप इंटरेक्शन, कूलॉम इंटरेक्शन एंड न्यूक्लियर इंटरेक्शन, बट देयर वी कंसीडर स्पिन possible orientation of scattering in which proton pp scattering may be in the triplet state means parallel spin combination and may be stay in the सिंगलेट स्टेट मीन एंटी पैरेलल स्पिन कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब अपने पास टोटल अपन डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी लिख सकते हैं फॉर द पीपी इज 3/4 कोई मोर प्रोबेबिलिटी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की टाइम में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर PP ट्रिपलेट स्टेट for 1/4 स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन PP सिंगलेट। ये अपने पास टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर PP। तो मैंने यहाँ पर आपको दो टाइप की स्कैटरिंग का जो पहले तक अपन यूजिंग द स्क्वायर वेल पोटेंशियल में एनपी स्कैटरिंग ड्यूटोरॉन पार्टिकल अपन एनपी ड्यूटोरॉन सिस्टम इज द एनपी सिस्टम, उसके बारे में अपन एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, उसका अपन ड्यूटोरॉन का जो एनालिसिस है यूजिंग द स्क्वायर वेल पोटेंशियल निकाल लिया। दूसरा पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड को यूज करके और इफेक्टिव रेंज थ्योरेसिस में करेक्शन करके टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द एनपी स्कैटरिंग फाइंड कर लिया। लेकिन अपने पास एक कौन सा पैरामीटर जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन का फाइंड नहीं होता, चार्ज डिपेंडेंसी का। तो इसके लिए अपन एक इंपॉर्टेंट स्कैटरिंग पीपी स्कैटरिंग का एनालिसिस किया। पीपी स्कैटरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है विथ रेस्पेक्ट टू एनपी स्कैटरिंग। ठीक है, तो वो अपन अपने पास जो पीपी स्कैटरिंग में एनपी स्कैटरिंग में जो इंपॉर्टेंस है उन इंपॉर्टेंस को अपन एक टैबलेट करके डिफाइन किया था। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, पहला था एनपी स्कैटरिंग और पीपी स्कैटरिंग। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीपी स्कैटरिंग कंपेयर एनपी या डिफरेंस गिवन द बिटवीन एन। तो एक दोनों में एक बेसिक इंपॉर्टेंस डिफरेंस तो ये है कि इसमें एक न्यूट्रल, इसमें एक चार्ज पार्टिकल, इसमें बोथ आर चार्ज। तो चार्ज डिपेंडेंसी इंटरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। फिर एक्सपेरिमेंटली इजी भी है ये, कौन सी पीपी, क्योंकि प्रोटॉन को तो इजीली इमिट कर सकते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, मोस्ट नेचुरली प्रोबेबल है। लेकिन न्यूट्रॉन तो अपन कोई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है तो न्यूट्रॉन को एक्सेलरेटेड करना इम्पॉसिबल है। फिर एक्सेलरेटेड भी करने के लिए अपन इसमें एक मीडियम मेथड यूज करते हैं कि पहले अपन प्रोटॉन को स्टिक करा लेते हैं न्यूट्रॉन को, तो प्रोटॉन मूविंग हो जाता है उसकी क्लास इलेक्ट्रिक कोलिजन से। फिर प्रोटॉन को एक्सेलरेट करके फिर न्यूट्रॉन पर स्टिक करा लेते, न्यूट्रॉन फिर एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो मतलब न्यूट्रॉन को एक्सेलरेटेड नहीं कर सकते। ये प्रोटॉन को अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक का जितना अपना साइक्लोट्रॉन, जितने भी अपने प्रोटोसिंक्रोट्रॉन, उनके द्वारा हाई
13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी तक एक्सेलरेटेड कर सकते हैं। तो अपन न्यूक्लियर एक हाई एनर्जी फिजिक्स है, तो हाई एनर्जी बीम प्रोटॉन की वहां गेन की जा सकती है। ये तो लो एनर्जी पर इंड्यूस हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। तो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूशन में, एक्सेलरेशन में, डिडक्शन में, जो डिडक्शन भी प्रोटॉन का तो कोई भी आयनाइज क्लाउड से कोई भी डिडक्ट कर लेगा। आयन पार्टिकल के लिए तो सिंपली सारे जो डिटेक्टर्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। लेकिन इन न्यूट्रॉन बीम के लिए ऑल आर डिटेक्टर्स आर नॉट सेंसिटिव, सो टू डिटेक्ट ऑफ दिस न्यूट्रॉन बीम स्पेशली डिटेक्टर से बोरॉन टाइप रेड डिटेक्टर यूज किया जाता है। उसके बेसिस पर क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अपने पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में इंपॉर्टेंस बता दी है, टेबल होगा जितना और वर्ड्स है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। फिर पीपी स्कैटरिंग का मैंने फिर एनालिसिस किया। उस पीपी स्कैटरिंग में क्या था कि पहले अपन पीपी स्कैटरिंग में कुलामिक इंटरेक्शन के बेसिस पर इसकी दो ओरिएंटेशन स्कैटरिंग थी, जो डिटेक्टर में बोथ आर अचीव्ड इन सेम प्रोबेबिलिटी में दोनों अचीव हो सकती है। इसलिए उसका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड दो टर्म्स का सम होगा एट एंगल फाई स्कैटरिंग एंड एंगल पाई माइनस थीटा। तो दोनों को कुलाम इंटरेक्शन का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड रदरफोर्ड स्कैटरिंग के द्वारा इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अपने पास वहाँ जो ये लास्ट में दो टाइप के एडजस्टेशन से टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैंने ऐड किया है, ध्यान रखना। पहले जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के दो पार्ट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप इंटरेक्शन, मतलब न्यूक्लियन इंटरेक्शन और कुलामिक इंटरेक्शन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करना। दूसरा फिर अपने विथ रेस्पेक्ट टू स्पिन ओरिएंटेशन, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर इनडिस्टिंग्विशेबल, सो आर फॉलो द फर्मी-स्टैटिकल फिजिक्स। तो फर्मी-स्टैटिकली एनालिसिस में उसी दो पॉसिबिलिटीज और स्पिन ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं, सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट में। ट्रिपलेट मीन्स बोथ आर प्रोटॉन हैव द सेम स्पिन ओरिएंटेशन, सिंगलेट स्टेट मीन्स बोथ आर प्रोटॉन हैव द ऑपोजिट स्पिन ओरिएंटेशन। ठीक है, ये कंप्लीटली स्कैटरिंग एनालिसिस इन बोथ आर स्कैटरिंग एनपी और पीपी। मैंने एनपी और पीपी का कंप्लीटली जो स्कैटरिंग्स होते हैं वो कंप्लीट मैंने अप्लाइड कर दिया। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियर इंटरेक्शन ड्यूटेरॉन से रिलेटेड, या तो ड्यूटेरॉन की एक्साइटेड स्टेट या मैग्नेटिक मोमेंट या क्वाड्रुपोल मोमेंट पूछ ले जाता है, या बाद में दूसरा स्कैटरिंग एनालिसिस का बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन और एक आपको डिटेक्टर और एक्सीलरेटर से मिल जाता है। इस चैप्टर में अपन दो क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वो थर्ड क्वेश्चन भी प्रोबेबल है, लेकिन अब कुछ पार्ट अपन जो टर्मोलॉजी है इसकी वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज ही क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।